नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना जीवन का इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें एग्रीमेंट करना पड़ता है, जो ट्रांजैक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर एग्रीमेंट सही तरीके से ना किया जाए तो विवाद बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हमारे चैनल पर कमेंट के रूप में काफ़ी सवाल ऐसे भी आते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एग्रीमेंट कैसे करना चाहिए, या एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन बेचने वाली पार्टी रजिस्ट्री नहीं करवा रही है, तो क्या करें। आज इन्हीं दोनों सवालों पर हम बात करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि एग्रीमेंट कैसे करना चाहिए, और फिर दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि अगर कोई पार्टी एग्रीमेंट की पालना नहीं करती है तो लीगल रेमेडी क्या होगी। सब्जेक्ट को ठीक से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। टॉपिक शुरू करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि लीगल जानकारियों के वीडियोज आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। दोस्तों, एग्रीमेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीमेंट कौन कर सकता है। इस बारे में प्रोविज़न कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 10 में दिए हुए हैं। सेक्शन 10 के अनुसार कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कानूनन योग्य होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कानूनन योग्य होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पार्टीज़ मेजर हों, पागल या दिवालिया ना हों, और पार्टीज़ की फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति होनी ज़रूरी है। और साथ ही ज़रूरी है कि जो एग्रीमेंट किया गया है वो लॉफुल हो। यानी इन ज़रूरी बातों में से कोई भी एक चीज़ की कमी है तो एग्रीमेंट को कोर्ट से एनफोर्स नहीं कराया जा सकेगा। इसके बाद बात करते हैं कि एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। एग्रीमेंट में सबसे पहले पार्टीज़ की पूरी डिटेल जैसे नाम, पिता का नाम, उम्र, पेशा, पूरा एड्रेस आदि लिखे जाने चाहिए। फिर जिस प्रॉपर्टी के बारे में एग्रीमेंट किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल लिखनी चाहिए। प्रॉपर्टी की डिटेल में प्रॉपर्टी के आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरी डिटेल्स, प्रॉपर्टी पर कोई लोन है तो उसकी डिटेल, प्रॉपर्टी की हिस्ट्री, टाइटल की पूरी चेन, और बेचने वाला उसका मालिक किस प्रकार से है, इन सभी बातों की पूरी डिटेल लिखनी चाहिए। इसके बाद पार्टीज़ में आपस में जो शर्तें तय की गई हैं उनको ठीक प्रकार से समझकर एग्रीमेंट में लिखवाना चाहिए। जो कीमत आपस में तय की गई है, कितने रुपए एडवांस दिए गए हैं और कितने रुपए रजिस्ट्री करवाते समय देने हैं, इसकी भी सारी डिटेल लिखनी चाहिए। इन सब के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एग्रीमेंट की एक समय सीमा ज़रूर लिखनी चाहिए। समय सीमा से मतलब उस डेट से होता है जिस डेट पर या उसके पहले सारी रकम का भुगतान करके रजिस्ट्री करवानी है। इन सब के बाद एग्रीमेंट पर पार्टीज़ के साइन होंगे। पार्टीज़ के साइन एग्रीमेंट के हर पेज पर करवाने चाहिए, और लास्ट पेज पर दो गवाहों के भी साइन करवाने होते हैं। गवाहों के साइन के साथ साथ उनका पूरा विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, उम्र और पूरा पता भी लिखना चाहिए। अच्छा होगा कि गवाहों के एक एक पहचान पत्र की कॉपी भी एग्रीमेंट के साथ लगा दी जाए। एक बात काफ़ी बार पूछी जाती है कि एग्रीमेंट कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाएं। इसके बारे में पहली सलाह तो ये है कि जहाँ तक हो सके एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। तो अगर आप एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो हर राज्य में एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टाम्प शुल्क के बारे में अलग अलग नियम या दरें होती हैं। आपको उसी वैल्यू के स्टाम्प पर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाना होता है। लेकिन किसी कारण से अगर एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा रहा है तो आपके स्टेट में जिस वैल्यू के स्टाम्प की ज़रूरत एग्रीमेंट के लिए होती है उस वैल्यू के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट किया जा सकता है। स्टाम्प की रिक्वायरमेंट अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। राजस्थान में वर्तमान में कोई एग्रीमेंट 500 रुपये की वैल्यू पर एग्जीक्यूट करने का नियम है। फिर भी बेहतर यही होगा कि आप एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि अगर कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न हो तो कोर्ट केस किया जा सकता है और उसमें कानूनी दिक्कतों का कम से कम सामना करना पड़ता है। दोस्तों, काफ़ी बार लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, बल्कि केवल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटर्नी बनवा लेते हैं और बेचने वाले की विल तैयार करवा ली जाती है। लेकिन इन सभी से प्रॉपर्टी के टाइटल का ट्रांसफ़र नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट का मत भी इसके खिलाफ है। इसलिए जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद करें तो उसका एग्रीमेंट करवाने के बाद सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई पार्टी प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट तो कर ले लेकिन बाद में रजिस्ट्री करवाने से मना करे तो क्या किया जा सकता है।
इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये कि जिसने भी प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट की शर्तों से बाध्य है और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उसने एडवांस भी लिया है और ख़ुद को एग्रीमेंट से बाउंड भी किया है। तो यदि वो मना करे तो ये अपराध की कैटेगरी में आता है, जिसके लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। दूसरा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत उसके खिलाफ सिविल दावा भी पेश करके एग्रीमेंट की पालना करवाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में कोर्ट के जरिए बेचने वाले व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाई जाती है। जो केस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत पेश करना होता है वो एक सिविल केस होता है, जिसके लिए लिमिटेशन एग्रीमेंट में रजिस्ट्री की ड्यू डेट से 3 साल तक की होती है। लेकिन इसका बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एग्रीमेंट की वैल्यू के अनुसार कोर्ट फीस का भुगतान करके ही केस पेश किया जा सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए काफ़ी लोग ये करते हैं कि पहले एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, जिससे सेलर पर दबाव बनता है और ज़्यादातर केसेस में सेलर एफआईआर दर्ज होते ही रजिस्ट्री भी करवा देते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो 3 साल की लिमिटेशन के भीतर भीतर सिविल केस पेश ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज करवाने से केवल सज़ा के प्रावधान होते हैं। क्रिमिनल कोर्ट एग्रीमेंट की पालना नहीं करवाता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप एग्रीमेंट के बारे में और उसका पालन करवाने के बारे में ठीक से समझ पाए होंगे। इसके बाद भी आपके कोई सवाल हों या आप अपने किसी मामले पर मुझसे राय लेना चाहते हों तो स्क्रीन पर ऊपर दिखाए गए नंबरों पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके मुझसे बात करने के लिए कॉल बुक करवा सकते हैं। ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।